हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी भाइयों के मुझे कमेंट आए थे कि भाई 2023 में मैं नए वीज़े पे जाऊंगा तो मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कितना खर्चा लगेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा और टिकट का, स्टैंपिंग का, पीसीसी का, मेडिकल का, बहुत सारी चीज़ों का इस तरह से जो है कमेंट आए होते कि भाई इसका क्या है, उसका क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक यानी कि इंडिया से आपको कुवैत में जाने तक का प्रोसेस पूरा जो है बताने वाला हूं और साथ ही साथ कितना पैसा लगने वाला है, किस किस चीज़ में कितना कितना पैसा लगता है, कितना कितना टाइम लगता है और उसके बाद में आप इंडिया से कुवैत जाने तक में मतलब कि क्या क्या चीज़ आपको जो है मतलब कि फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके मतलब कि आपके पास होना चाहिए जिससे कि जो है आपको आसानी हो कुवैत में जाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि जब मैं आया हुआ था तो मैं 2019 में मतलब कि कुवैत में आया हुआ था, लेकिन अभी कैसा 2023 चल रहा है तो 2019 में चार्ज जो है कम था, वीज़ा का चार्ज जो कम था, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा हो गया है चार्ज। तो साथ ही साथ इस वीडियो में मैं चार्ज से लेके स्टेप से लेके मतलब A to Z आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जो भी भाई मतलब कि मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर ये सोचकर आप मेरे वीडियो पे आए हुए हो कि मुझे पूरा मतलब कि जानकारी करना है क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाई वीडियो थोड़ा लंबा होएगा जरूर, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं तो ये मान के चलिए आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से मतलब वीज़ा अप्लाई किया जाता है, किस तरह से वीज़ा आता है, वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है, ऑफर लेटर कैसे मिलता है, मतलब A to Z आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होएगा तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी भाई मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो प्लीज़ कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जेन्युइन वीडियो डालता हूँ, इसी तरह के वीडियो डालता हूँ ताकि आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी मिले। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट स्टेप पे मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि वीज़ा कैसे मिलता है। तो देखो वीज़ा मिलने का दो तरीके होते हैं। वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहला है कि या तो आप किसी ऑफिस में, ऑफिस का मतलब ऐसा होता है जो सरकार के द्वारा लाइसेंस अप्रूवल किया गया हो, मतलब सरकारी कोई ऑफिस हो, वहाँ से वीज़ा मिलता है। तो मैं कैसा है कि सरकारी ऑफिस से ही वीज़ा मैंने प्राप्त किया हुआ था और मुझे वीज़ा लगाने के टाइम में मतलब क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा, यही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वीज़ा लेने का जो दो तरीके मैंने बताया है, पहला तरीका है कि आपको सरकारी ऑफिस से मतलब कि वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे मान के चलो आपसे कोई भी 1 रुपया नहीं लेगा। अगर मान के चलिए कि वीज़ा अप्लाई करते समय जो बंदे, चाहे वो ऑफिस वाले हो या कोई भी हो, अगर पैसे की डिमांड करता है आपसे तो ये मान के चलिए वो 100% फ्रॉड है, क्योंकि वीज़ा पहले ही मतलब कि वीज़ा के पहले ही वीज़ा दिए नहीं और उसके पहले पैसे का डिमांड कर दिए, मान के चलो आपको 100% फ्रॉड है। वीज़ा जब आ जाता है उसके बाद में पैसा वैसे दिया जाता है। तो वीज़ा लेने का जो सबसे पहला प्रोसेस है सरकारी ऑफिस से, वहाँ से पैसा नहीं लगता है। अगर आप अपना जो भी आप वर्क करते हैं, जो आप जॉब करते हैं, उसका CV रिज्यूम बनाया जाता है। ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया, वो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो CV रिज्यूम जब आप ऑफिस में मतलब कि विजिट करेंगे तो वो बताएंगे कि भाई आपके पास CV रिज्यूम जो कुछ भी है आप मुझे दीजिए। तो कैसा होता है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे अपना PDF भी करके रखते हैं, PDF भी सेंड करते हैं मेल पे, और कुछ लोग कैसा है कि क्लाइंट इंटरव्यू में सीधा ले जाके भी बैठते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आप जॉब करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हेल्पर हो या इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, फैब्रिकेटर हो, फिटर हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी तरह का अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सीधा सीधा ऑफिस में विजिट करने पर आपको जॉब बताया जाएगा कि भाई ये जॉब अभी फिलहाल अवेलेबल है या नहीं है और ये जॉब कब अवेलेबल होएगा, आप उस समय आ जाइएगा, क्लाइंट इंटरव्यू होएगा। तो पहला प्रोसेस है सरकारी ऑफिस से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सरकारी ऑफिस से थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पैसा बहुत कम लगेगा सरकारी ऑफिस से और आपको वीज़ा 100% मिल जाएगा। लेकिन सरकारी जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं ऑफिसों में, बाकी ये नहीं बोल रहा हूँ। ऑफिस भी दोस्तों इस समय इंडिया में इस तरह का हो गया है कि लोग ऑफिस खोल के रखे हैं, मतलब बिल्कुल पान की दुकान की तरह है। आप जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हाँ हमको वीज़ा चाहिए, बोलेंगे हाँ ठीक है हम आपको वीज़ा दिलाएंगे। तो वीज़ा दिलाने के नाम पे, वीज़ा देने के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ही ऑफिस में आप विजिट करिएगा जिनके पास सरकारी लाइसेंस हो और गवर्नमेंट के द्वारा उनको मतलब लाइसेंस उनका अप्रूवल किया गया हो। तो इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो दूसरा तरीका है किसी एजेंट के द्वारा। एजेंट के द्वारा दोस्तों आप वीज़ा मतलब कि पा सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि एजेंट के द्वारा अगर आप वीज़ा लेते हैं तो मान के चलो ऑफिस से अगर 70,000 60,000 में काम होना है तो एजेंट के द्वारा मान के चलिए सीधा सीधा 1 लाख रुपया आपको लगेगा, और एजेंट के द्वारा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कैसा है कि सब एजेंट एक जैसे नहीं है,
कुछ एजेंट लोग कैसे होते हैं कि ऑफिस से कनेक्टिविटी बना के रखे हुए रहते हैं। जैसे मान के चलिए अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं कुवैत में जॉब कर रहा हूँ और मैं कुवैत में हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इस तरह के काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भाई एक यूट्यूबर हूँ और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी ऑडियंस है, जितने भी भाई हैं, उनको सही गाइडेंस देता हूँ। तो मुझे ये सब दलाली उलाली करने का बिल्कुल भी ये सब दिमाग में नहीं है। मैं ये चाहता हूँ यार कि मेरे वीडियो से जितने भी भाई हैं उनको मतलब कि जो भी मेरे स्तर से जानकारी हो उनको मैं प्रोवाइड करूं और उनको वीज़ा मिले आसानी से, उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो और वो कुवैत में आके मेरी तरह से अपना बहुत सारा सपना जो है पूरा कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है ये है कि आप एजेंट से वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एजेंट का जो मैंने बताया कि भाई चार्ज उनका हाई रहता है। तो एजेंट लोगों से बिल्कुल ये मान के चलिए जिसको आप जानते हो या आपके गाँव के अगल बगल का कोई एजेंट है जिसका आप एड्रेस वगैरह गाँव जानते हैं, उससे जो है वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बिना जाने बिना समझे आप एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। कितने लोगों का ऐसा है कि भाई हाँ फ़ोन पे सीधा व्हाट्सअप पे फेसबुक पे देखे कि हाँ इतना इतना रिक्वायरमेंट है, वेल्डर का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, फैब्रिकेटर का, बहुत सारा जॉब ऐसा दिखाते हैं और उसके बाद अपना नंबर डाल देते हैं। वहाँ पे आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है CV रिज्यूम भेजो। जैसे आप CV रिज्यूम भेजोगे एक दिन में आपको ऑफर लेटर दे देगा, दूसरे दिन में आपको वीज़ा दे देगा। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फेसबुक व्हाट्सअप पे जो भी आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं वहाँ पे अगर आप मैसेज कर रहे हैं, पासपोर्ट का CV कॉपी जो कुछ भी आप अगर भेज रहे हैं तो मान के चलिए इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आए, कितने भाइयों के मुझे कॉल भी आए हुए हैं जो ये चीज़ें बता रहे कि भाई मैंने 25,000 रुपया फला आदमी को दे दिया, मेरा पैसा खा गया, अभी तक मेरे को वीज़ा नहीं मिला। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो पहला और दूसरा स्टेप हो गया कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, इसके साथ साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मान के चलो सरकारी ऑफिस से आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 1 रुपया आपको नहीं लगता है। जब आपका वीज़ा आ जाता है, और वीज़ा तभी आपका आता है जब ऑफिस में आपका पासपोर्ट जमा रहेगा। कितने भाई ऐसे बोलते हैं कि यार मैं पासपोर्ट मेरे पास में है, वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया तो वीज़ा मिल जाएगा क्या। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग पैसा लेते हैं। जैसे मान लो ऑफिस में ही अगर आप पासपोर्ट अपना नहीं जमा करना चाहते हैं तो ऑफिस में मान के चलिए आपसे 5 से 10,000 रुपया लेंगे कि हाँ भाई 10,000 रुपया इससे हम लेके रखेंगे ताकि इसका वीज़ा आए तो ये बैक डाउन ना हो। क्योंकि भाई कोई भी हो, अगर मान के चलिए आपके पीछे टाइम खर्चा कर रहा है या आपका वीज़ा मंगा रहा है तो उसमें खर्चा लगता है, ठीक ना, नीचे से लेके ऊपर तक सब में पैसा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से जगह पे अगर आप ऑफिस के जरिए लगाते हैं तो पासपोर्ट वहाँ पे आप देंगे तो वो क्या करेंगे कि तब आपको पैसे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे, पासपोर्ट अगर आपने दे दिया है तो जाहिर सी बात है आप पासपोर्ट दे दिए उनको तो दूसरे जगह आप लगाएंगे नहीं। जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं रहेगा तब तक आप दूसरे जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑफिस से यही प्रोसेस होता है कि जो है पासपोर्ट आपका वहाँ पे जमा कर लिया जाता है और साथ ही साथ आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। जब आपका वीज़ा आ जाता है तब आपको बता दिया जाता है कि भाई आपका वीज़ा आ गया है, आप नॉर्मल मेडिकल या गमका मेडिकल जो भी कराना चाहते हैं आप अपना पासपोर्ट लेकर जाइए, वीज़ा लेकर जाइए, आप अपना मेडिकल जो है आसानी से करवा सकते हैं। तो ऑफिस वाले क्या होता है कि जब आपको पासपोर्ट देंगे तो बदले में आपसे 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी मतलब रहेगा उनका चार्ज, जैसे मान के चलिए ऑफिस से कहीं कहीं 50,000 लग रहा है, कहीं कहीं 60,000 लग रहा है, तो ये 60,000 या 50,000 आपसे एकाएक नहीं लेंगे कि वीज़ा आ गया तो आपसे तुरंत के तुरंत पूरे पैसे ले लेंगे। वीज़ा आ जाता है उसके बाद 10,000 रुपये आपको जमा करना होता है, अपना पासपोर्ट मतलब कि लेना होता है मेडिकल कराने के टाइम, और उसके बाद में वो 10,000 जब ले लेते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा बैक डाउन नहीं होएगा। तो इसी तरह से ऑफिस से आपको एकाएक पैसे नहीं देना कि आप पूरा पैसा। बहुत सारे भाई मतलब कि ऐसे कमेंट करते बोलते भाई मैं फला जगह से वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, मुझे एकाएक पूरा पैसा 70,000 बोले कि 70,000 आपको देना पड़ेगा, और उसने वीज़ा दिया और मैंने 70,000 रुपया दे दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर पूरा पैसा आप दे देते हैं और बाद में आप मेडिकल कराने के लिए जाते हैं, अगर आपका मेडिकल अनफिट आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका पैसा फिर रिफंड नहीं करेंगे। तो ऑफिस से ऐसा नहीं है, ऑफिस से मतलब कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको भी आसानी होगी और उसमें जो मतलब कि ऑफिस वाला है उसको भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस से क्या होता है कि अगर किसी भी ऑफिस से आप वीज़ा लेते हैं, अगर आपका वीज़ा आ जाता है, अगर आप मेडिकल करवाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आपका मेडिकल अनफिट हो जाता है ना तो ऑफिस वाले पैसा आपको रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो इसी जगह पे अगर दूसरी बात किया जाए एजेंट का, तो एजेंट लोग पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। जो पैसा ले लेंगे, अगर आपका मेडिकल अनफिट हो गया तो सीधा सीधा हाथ ऊपर कर देंगे, बोलेंगे भाई मैंने तो आपको वीज़ा दिया था, आपका मेडिकल अनफिट आ गया, ये मेरी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। तो पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मान के चलिए वीज़ा इसी तरह से आपको मिलेगा ऑफिस के जरिए। CV रिज्यूम सब कुछ आपको जो काम आप करते हैं आपको उसी काम का जो है लगाना चाहिए, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ जब आपका वीज़ा आ जाएगा
तो कहीं कहीं क्या होता है कि नॉर्मल मेडिकल पहले कराया जाता है। नॉर्मल मेडिकल दोस्तों इसलिए कराया जाता है क्योंकि नॉर्मल मेडिकल जब आप करा लेंगे तो नॉर्मल का रिपोर्ट ऑफिस वाले देखते हैं, तो क्या होता है कि उनको भी भरोसा हो जाता है कि ये बंदा का मतलब मेडिकल अनफिट नहीं होना है। क्योंकि अगर किसी बंदे का ज़्यादा अगर मान के चलिए कि प्रॉब्लम है उसके शरीर में या उसके मतलब कि जैसे जो मेडिकल होता है ना, गमका मेडिकल दोस्तों, ये बहुत हार्ड मेडिकल होता है, पूरा ओपन करके चेक किया जाता है, यानी शरीर पर किसी भी तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि गमका मेडिकल का चार्ज जो है कहीं कहीं 5,500 होता है और कहीं कहीं 6,500 होता है। तो मिला जुला के मान के चलिए 6 से 7,500 के बीच में गमका मेडिकल होता है, इसलिए नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है। तो नॉर्मल मेडिकल का कैसा है कि जिस समय मैं करवाया था 2019 में, उस समय 1,500 रुपये चार्ज था। मैंने मुंबई डायग्नोस्टिक सेंटर में करवाया हुआ था, तो उस समय कुर्ला में 1,500 रुपये लगा था। लेकिन इस समय 2023 में दोस्तों 2,000 रुपये नॉर्मल मेडिकल का लग रहा है। लेकिन यहीं पर कहीं कहीं कितने भाई ऐसे हैं जो ऑफर लेटर भेजते हैं और बोलते हैं कि भाई मेडिकल करा लो, तो कितने बंदों का ऐसा है कि नॉर्मल मेडिकल का ही 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार ले रहे हैं। तो ये जो इस तरह का हो रहा है जिनके साथ में कि मतलब उनका नॉर्मल मेडिकल का 5,000 4,000 ले रहे हैं, ये मान के चलिए वो एक तरह से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। ये चाहे ऑफिस से हो चाहे एजेंट के जरिए हो, ये एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो गमका मेडिकल का जो भी है वो 5,500 से लेकर 7,500 के बीच में है, और नॉर्मल मेडिकल का जब मान के चलो 1,500 पहले लग रहा था, अभी 2,000 लग रहा है, तो कहीं कहीं हो सकता है 2,500 भी ले लें। तो ये डिपेंड करता है मेडिकल सेंटर के ऊपर कि उनका चार्ज क्या है, बाकी इससे ज़्यादा चार्ज मतलब नहीं है। तो ये जब हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि जब मेडिकल आपका फिट हो जाता है तो क्या होता है कि आपको पीसीसी भी कराना होता है। तो पीसीसी कहीं कहीं कैसा होता है कि बहुत सारे भाई जो अपना मान के चलो पीसीसी भी मतलब पासपोर्ट बनाने के साथ ही करवा लिए हैं, और कितने भाई ऐसा है कि वीज़ा आने के बाद पीसीसी कराते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। आप अगर चाहते हैं तो पीसीसी अगर आपको नॉर्मल तरीके से करवाना है तो मान के चलिए आप वीज़ा जब अप्लाई कर दिए हैं, आपको लगता है कि आपको कुवैत का वीज़ा मिल जाएगा, तब आप पीसीसी ऑनलाइन कर दीजिए। 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका पीसीसी बन के आ जाएगा। और यहीं पे एक बात ये भी बता दूं कि पीसीसी अगर आप पहले करते हैं और पीसीसी आपका बन गया और वीज़ा नहीं आया, वीज़ा आने में टाइम लग गया, तो वो पीसीसी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब पीसीसी का भी नियम चेंज हो गया, 3 महीने से ज़्यादा वैलिडिटी अभी पीसीसी का नहीं रहता। पहले कैसा था कि 6 महीने का पीसीसी का वैलिडिटी था, लेकिन अभी चेंज हो गया। तो जो भी भाई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं 2023 में, वो वीज़ा अप्लाई कर दें, वीज़ा उनका आ जाए उसके बाद ही पीसीसी कराएं। तो उसमें क्या होता है कि पीसीसी तत्काल भी आप करा सकते हैं। आपके पास में एक विकल्प है, अगर तत्काल पीसीसी आप करवाते हैं तो तत्काल पीसीसी का कैसा होता है कि 12 से 14,000 रुपया लगेगा आपको तत्काल, मतलब ऑनलाइन के साथ ही तत्काल मतलब कर देंगे, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डेट मिल जाएगा। तो ये होता है तत्काल पीसीसी। नॉर्मल अगर आप कराते हैं तो भी मान के चलिए 3-4 हज़ार रुपया आपका लग ही जाएगा। 500 रुपया ऑनलाइन का लगेगा, साथ ही साथ आप थाने पे जाएंगे तो वहाँ पे भी 1,500 देना पड़ेगा। साथ ही साथ LIO ऑफिस वाले जो CID वाले जांच करते हैं वो लोग भी लेंगे। मतलब सेम पासपोर्ट के जैसा ही पीसीसी भी बन रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी भाई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो भी भाई वीज़ा अप्लाई कर दिए हैं, वो तत्काल पीसीसी कराएं, वीज़ा आने के बाद ही कराएं। वीज़ा आने के पहले कितने भाई ऐसे कमेंट किए हुए, भाई मैं इसलिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि यार वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा तो हो जाएगा, मुझे मालूम है, लेकिन जितने भाई मतलब कमेंट करके इस तरह से बताते हैं ना, तो मुझे बहुत टेंशन होता है यार कि काफ़ी भाई ऐसे हैं जिनका पीसीसी ऑलरेडी रेडी है, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है, और कितने भाई ऐसे हैं जिनका वीज़ा मिल गया, पीसीसी ही टाइम पे नहीं हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। फिलहाल अगर किसी भाई को तत्काल पीसीसी कराना है तो अबाउट में मेरा नंबर भी है, और साथ ही साथ मतलब मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, आप मुझसे संपर्क कर लेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपका तत्काल पीसीसी जो भी रहेगा मैं आपको करवा दूंगा। अब ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि मैं कोई दलाल हूँ, कोई एजेंट हूँ, ये सब काम करता हूँ। नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो ये इस तरह का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोल के रखा कि भाई कोई बंदा अगर रहेगा तो मुझे बताना, तो मैं क्या करता हूं कि वही चीज़ें उनको बता देता हूं। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों ऐसा सबसे जो है शेयर नहीं किया जाता, सबको डायरेक्ट इस तरह से नहीं बता सकते कि हाँ ये होता है। लेकिन हाँ, अगर जो भी भाई ज़रूरतमंद है वो अगर बोलेंगे तो उनको डायरेक्ट मैं बता दूंगा, और साथ ही साथ उनका तत्काल पीसीसी हो जाएगा। कितने भाइयों को अब तक मैं तत्काल पीसीसी करा चुका हूँ। तो जो भी भाई ये सोच रहे हैं कि मतलब उनको तत्काल कराना, तो इस तरह तत्काल पीसीसी होता है। साथ ही जब आपका पीसीसी मतलब कि हो जाएगा, पीसीसी मिलने के बाद ही आपका वीज़ा स्टैंपिंग होगा। जैसे मेडिकल आपका फिट हो गया है, पीसीसी आपका नहीं आया हुआ है, तो वीज़ा स्टैंपिंग होने में प्रॉब्लम, क्योंकि वीज़ा स्टैंपिंग में 1 कॉपी पीसीसी का भी लगता है, 1 कॉपी वीज़ा स्टैंपिंग में लगता है, और 1 कॉपी आपको वहाँ पर लेके जाना रहता है कुवैत में। तो मान के चलिए कि अगर आपको तत्काल पीसीसी कराएंगे, मेडिकल फिट है, तो वीज़ा स्टैंपिंग होके उसके बाद स्टैंपिंग जब आपका हो गया, वीज़ा स्टैंपिंग क्या होता है वो भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वीज़ा स्टैंपिंग। तो ये वीज़ा स्टैंपिंग जब आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको टिकट बुक करना होगा। तो टिकट कैसा होता है कि कहीं कहीं अगर आप दलाल एजेंट के जरिए अगर मान लो वीज़ा लिए हो, तो दलाल एजेंट क्या करते हैं भाई, अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया, सब कुछ ओके हो गया, तो टिकट क्यों वो जल्दी नहीं देते हैं, या ऑफिस वाले क्यों जल्दी नहीं देते हैं,
क्योंकि ऑफिस वाले या एजेंट लोग जो होते हैं उनको सस्ते फ्लाइट का टिकट चाहिए होता है, तो वो लोग डेट देखते रहते हैं कि भाई कौन सी डेट में सस्ती फ्लाइट है। क्यों? क्योंकि जो आपने चार्ज दिया है 70,000 या 80,000 या 60,000 या 50,000, उसी 50-60,000 में उनको सारा काम करना होता है। तो एजेंट के जरिए अगर आप मान के चलिए कराते हैं तो 10-20 हज़ार एजेंट के जरिए ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ऑफिस से करते हैं तो आपको ऑफिस से 10-20 हज़ार कम पड़ेगा। लेकिन ऑफिस से भी ये बात है और एजेंट से भी ये बात है कि सब कुछ आपका हो जाएगा, पीसीसी हो गया, वीजा स्टैंपिंग हो गया, मेडिकल हो गया, साथ ही साथ सब कुछ आपका जब अगर हो जाता है ना तो टिकट वो लोग जल्दी मतलब नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि उनको सस्ते फ्लाइट का टिकट चाहिए होता है। तो जिस दिन सस्ता फ्लाइट होगा उसी दिन के आपको ये लोग टिकट देंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे भाई ऐसे में टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार मेरा टिकट क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दे रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर दिया, ऐसा वैसा। तो घबराने की बात नहीं, अगर आपका वीजा स्टैंप हो गया है तो सब कुछ आपका हो जाएगा। लेकिन यही होता है कि ऑफिस से भी और एजेंट के जरिए भी थोड़ा क्या होता है कि ये लोग वेट करते हैं कि भाई किस दिन किस फ्लाइट की टिकट एकदम लो प्राइस में है। तो जब एकदम लो प्राइस में रहेगा तो भाई वही पैसा इन लोगों का बचता है, तो इस वजह से एकदम मतलब सस्ते फ्लाइट का टिकट जो है करवाते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो मैं बात करूँ तो ये मान के चलिए डॉक्यूमेंट में आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है ना, अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट तो आपका फर्स्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे आपका मतलब कि दोनों डोज अगर कंप्लीट है, उसके बावजूद भी मान के चलो कि आपको तीसरा बूस्टर डोज भी आपको लगाना जरूरी है। तो बूस्टर डोज आपका लगा है तब मान के चलिए आपका स्टैंपिंग जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये भी बता दूं कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन कुवैत में अप्रूवल नहीं है, क्योंकि मेरा हाल ही में एक भाई गया हुआ है जिसको मैंने भेजा हुआ था, उसमें कोवैक्सीन लगवाया हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा सेटल वेटल करने के बाद तब जाके कोविडशील्ड हुआ था। तो कोविडशील्ड का तीनों डोज मतलब उनको लगा के मिला हुआ था, कोविडशील्ड का लगा तब जाके उनका वीजा स्टैंप हुआ। तो ये सब वीजा स्टैंपिंग में लगता है, मतलब कि आपका पीसीसी भी लगेगा, साथ ही साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि अब कुछ अगर मैं भूल भी रहा हूँ तो ये मान के चलिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं अपने स्तर से कोशिश किया हूँ कि यार वीडियो भले लंबा हो गया कि सब कुछ आपको जो है बता दिया जाए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, पहले वीजा आता है, वीजा आने के बाद आपको नॉर्मल मेडिकल कराया जाता है, नॉर्मल मेडिकल के बाद आपको गमका मेडिकल कराया जाता है, साथ ही साथ पीसीसी अगर आप वीजा अप्लाई करने के साथ में करवाना चाहते हैं तो वीजा अप्लाई करने के साथ में कर सकते हैं, वीजा आने के बाद भी आप पीसीसी कर सकते हैं। पीसीसी होने के बाद आपका वीजा स्टैंपिंग होगा, वीजा स्टैंपिंग होने के बाद में आपको टिकट दिया जाएगा, टिकट होने के बाद में जब आपको एयरपोर्ट पे जाना होगा कि भाई हाँ किस दिन का आपका टिकट है, तो मान के चलिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई तो 4 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, क्योंकि एयरपोर्ट पे क्या होता है जो आदमी मतलब कि 1-2 बार आए गए हैं तो उनको क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन जो आदमी पहली बार जाते हैं ना उनको बहुत घबराहट होती है कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो नए नए आदमी होते हैं उनको घबराहट में देख करना, एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको नया नया देख के कभी इधर दौड़ाते, कभी उधर दौड़ाते, कभी ये बोलते कभी वो बोलते, बहुत से जगह पर ऐसे मैंने देखा हुआ। मैं इस बार मुंबई में उतरा हुआ था, तो मुंबई में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे भाई लोग जो कुवैत से मतलब आते हैं, तो मैं भी कुवैत से आया था तो मैं सोना नहीं लेके आया था, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे घुमा फिरा के एक पुलिस वाला था, मतलब मुझसे घुमा फिरा के यही बात पूछ रहा था, तुम सोना लाए हो क्या, लाए हो क्या। मैंने उनको 10 बार बोला कि सर मैं सोना नहीं लेके आया हूँ, फिर भी जबरदस्ती वो बोल रहे थे कि सोना लाए हो क्या, लाए हो क्या। तो इस तरह एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे मतलब कि घूसखोर लोग मिल जाते हैं। अब वो कैसे थे कैसे नहीं थे, उनको मैं 2 बार बोला कि सर मैं सोना गोल्ड नहीं लेके आया हूँ, फिर भी ऐसे पूछ रहे थे। जो नए नए बंदे जाते हैं, जाने के टाइम में भी इस तरह के लोग मिल जाते हैं और आने के टाइम पे भी इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वीज़ा जो 2023 में लेने का तरीका दोस्तों ये यही है कि आप ऑफिस के जरिए ही संपर्क करिए, कोशिश कीजिए कि ऑफिस से ही आपका काम हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफिस से आप काम कराएंगे तो मान के चलिए आपके साथ फ्रॉड होने का कम चांस है। लेकिन उसमें जो मैंने बताया हुआ कि सरकारी ऑफिस से आप करेंगे तभी, नहीं तो क्या है कि ऑफिस भी पान टपरी के जैसा लोग खोल के रखे हुए हैं, वहाँ से कुछ काम होता नहीं है। मान के चलिए आप वहाँ पे गए, वो बंदा आगे से कहीं कनेक्ट किया हुआ है, वो बंदा कहीं आगे से कनेक्ट किया हुआ है। तो जो दलाल और जो एजेंट होते हैं ना, इन लोगों का भी यही काम होता है। जैसे मान के चलिए कि अभी मैं कुवैत में रिटर्न आया गया हूँ, तो मुझे इसका सारा कुछ आइडिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ से होता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भाई मुझसे बोलते हैं कि भाई मुझे वीज़ा दिलाओ, मुझे मतलब जाना है कुवैत में, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो मैं सारा कुछ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम पड़े। और मैं ये बता दूँ दोस्तों कि मैं कोई दलाल कोई एजेंट नहीं हूँ कि जो मैं आपको वीज़ा दिला सकता हूँ। मेरे पास कैसा है कि ड्राइवर का वीज़ा मिल जाता है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में मिल जाता है। मेरे जितने दोस्त लोग हैं जान पहचान के हैं जो कुवैत में ऑलरेडी ड्राइवर में काम करते हैं या घर खाते में काम करते हैं, तो उनको कोई वीज़ा मिलता है तो वो मुझे बताते हैं कि भाई हाँ ये वीज़ा है,
और आपके पास कोई बंदा होगा तो मुझे बताना। तो मैं इसी तरह से कोई अगर रहता है, मान लो रिटर्नर ड्राइवर का मेरे से बोलेंगे भाई रिटर्नर ड्राइवर का मिल जाएगा, तो रिटर्नर ड्राइवर का ही मैं कोशिश करता हूँ। बाकी कंपनी का वीज़ा लेने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए ये मान के चलिए कि आपको ऑफिस से ही संपर्क करना पड़ेगा। और अगर कंपनी में जाते हैं तो मान के चलिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। कंपनी में कितने भाई ऐसे इंडिया में है जो बोलते हैं यार मैं कोई काम नहीं सीखा हूँ तो मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो भाई हर तरह का काम होता है कुवैत में, ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं काम नहीं सीखा हूँ तो मैं कुवैत में नहीं जाता हूँ। मेरे साथ में इतने सारे बंदे लोग काम करते हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करते थे, हेल्पर में काम करके अच्छा खासा अपना कैटेगरी मतलब चेंज कर लिया। हेल्पर में आए, बिल्डर हो गए, फैब्रिकेटर हो गए, फिटर हो गए और अच्छा खासा पैसा आज कुवैत में कमा रहे हैं। तो जो भी भाई ये चीज़ें सोच रहे कि यार मैं कैसे 2023 में जाऊंगा या मैं मतलब कि कैसे वीज़ा अप्लाई करूंगा, तो मैंने सारा कुछ जो है इसमें बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है, व्हाट्सअप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, यहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं भाई हमेशा ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन रहने के लिए भाई काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं, मुझे बहुत समस्या होती है। मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ यार कि हर आदमी चाहता है भाई कि मुझे बताओ, मुझे बात करना है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, अब दिन भर मैं मोबाइल लेके बैठूंगा तो मान के चलिए कि मेरा भी जॉब चले जाएगा। तो मेरा जॉब है पहले, उसके बाद में यूट्यूब है पार्ट टाइम में, ठीक ना। तो जो भी भाई मतलब मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, अबाउट में मेरा नंबर है, इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज करके जो कुछ भी जानकारी चाहिए, चाहे आपको टिकट लेना हो, वीजा स्टंपिंग कराना हो, पीसीसी कराना हो, मेडिकल सेंटर के बारे में जानकारी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के बटन को ऑल पे सेलेक्ट करके जरूर रखिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो में जो है आगे आपसे मिलूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो भी मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मुझे बताना चाहिए अपने भाइयों के साथ, अपने मतलब कि दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।